के अंदर आएगा तो आपने मेन फोकस किस चीज के ऊपर करना है, ठीक है। लेकिन ये सारा कुछ बताने से पहले ना मैं आप लोग को ये छोटी सी बात बता दूं कि हमारे पास कंटेंट्स, सीपीसी के कंटेंट्स को आप लोगों ने ना अच्छे तरीके से देखना है। ये इसका सारा पोर्शन जो है ना ये सेक्शन पोर्शन है, और इसी से रेलिवेंट ही आगे सारा है हमारे पास ऑर्डर पोर्शन। अगर हम सेक्शन पोर्शन में देखें ना तो सूट्स इन जनरल का मतलब है जितना हमारे पास ऑर्डर 1 से लेके ऑर्डर 20 तक है ना वो सारा इसके अंदर आता है। अब आप लोग ना जिन जिन लोगों के पास अपनी अपनी बुक है वो अपनी बुक, और जिनके पास नोटबुक्स हैं वो नोटबुक्स के ऊपर लिख लें कि पार्ट 1 जो है उसके साथ डील करता है ऑर्डर 1 से लेके 20। अब इसको बताने का ये मकसद है कि इसके अंदर जितने भी सेक्शन आएंगे ना उनसे रेलिवेंट हमारे ऑर्डर 1 से 20 है, उससे आगे पीछे नहीं जाएंगे, ठीक है। और कुछ ऑर्डर्स वैसे बाद में भी हैं, डेथ वाला जैसे 22 टाइप है, लेकिन वो आपको विद पैसेज ऑफ टाइम आहिस्ता आहिस्ता खुद ही पता चल जाएगा। ये मैं जस्ट आप लोगों की ना बेरेक्ट से रिकॉग्निशन करवा रही हूँ ताकि आप लोग को अगर पेपर में कोई चीज आ जाती है ना तो आप लोग ये कंफ्यूज ना हो कि अच्छा ये कहाँ पे आया। एग्जैक्ट प्रोविजन ना लिखें, आप लोग रेलिवेंट पार्ट लिख दें या रेलिवेंट ऑर्डर लिख दें कि अच्छा ये चीज इस ऑर्डर में से आई है। जैसे पार्टीज टू सूट ऑर्डर 1 है हमारे पास, या फिर ज्यूरिस्डिक्शन है 16 से लेके 24 तक, तो हम ये तो लिख देंगे कि सेक्शन 16 से लेके 24 तक इसकी रेलिवेंट प्रोविजन है। इसके अंदर अब एग्जैक्ट पिन पॉइंट करना कि ये सेक्शन 15 से है, ये सेक्शन 16 से है, ये सेक्शन 19 से है, ये फिर एक सेकेंडरी चीज हो जाएगी, ठीक है। पहले हम लोग ना आज ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में से देखेंगे कि किस किस तरीके से हम लोग इन चीजों को ना कवर अप कर सकते हैं। और बेसिकली मेरा मकसद ये है कि मैं आपको आज एक तरीके से ना पूरी सीपीसी के साथ फेमिलियर करवा दूं। वैसे ये मैंने पहले हमारा जो लेक्चर था ना उसमें भी करवाया था, तो अगर तो किसी बंदे ने वो लेक्चर लिया हुआ है तो उसके लिए मसला नहीं होगा, लेकिन बाकी आप लोग देख लें। अच्छा, पहला ये मैंने बता दिया ऑर्डर 1 से लेके ऑर्डर 20 तक। एग्जीक्यूशन के लिए हमारे पास है ऑर्डर 21, ठीक है। इंसिडेंटल प्रोविजंस और सप्लीमेंटल प्रोविजंस, इन दोनों में ना आप लोगों ने ख्याल रखना है। इंसिडेंटल प्रोविजंस के अंदर ना हमारे पास आता है अपॉइंटमेंट ऑफ लोकल कमीशन, ठीक हो गया। और जो सप्लीमेंटल प्रोविजंस है ना इसके अंदर हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की 5 से 6 चीजें आती हैं जो कि हमारे सेक्शन 94 के अंदर बताया है, जिसमें से सबसे मशहूर हमारे पास ऑर्डर 39 रूल 1-2 है, और की एप्लीकेशन जो होती है, या फिर अटैचमेंट बिफोर जजमेंट और डिग्री टाइप, ये सारा कुछ होती है। मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं इसको एग्जैक्ट आपको बताती हूँ। अच्छा, ये जो सेक्शन 94 है ना जिसके अंदर सप्लीमेंटल प्रोविजंस के बारे में लिखा हुआ है, इसके अंदर उन्होंने हमें ऑर्डर 38 के बारे में बताया है, और ऑर्डर 39 और ऑर्डर 40 के बारे में बताया है, ठीक है। तो अब आप इसके साथ लिख लें सेक्शन 94 लिख लें, और 95, ये दो सेक्शंस लिख लें, और उसके साथ आप लोग ऑर्डर 38, 39 और 40 ये चीजें लिख लें। और ये जो इंसिडेंटल प्रोविजंस है ना इसके साथ आप लोग लिख लें अपॉइंटमेंट ऑफ लोकल कमीशन सेक्शन 75 से लेकर 79 तक, और उसके 78 तक, सॉरी, और उसके अलावा ऑर्डर 26, ठीक हो गया। अब ये हमारे पास एक पार्ट नंबर 4 है जिसके अंदर ये कहता है सूट इन पर्टिकुलर केसेस। इसके अंदर हमारे पास सेक्शन नंबर 79 से लेके ना 88 यहाँ तक है। और इसके अंदर आते हैं हमारे पास सूट बाय और अगेंस्ट द गवर्नमेंट, दूसरा सूट बाय एलियन एंड और बाय फॉरेन रूलर्स एंड एम्बेसडर्स, और इंटर प्लीडर सूट। अब अगर हम इन तीनों को मेनली देखें ना तो फिर हमारे पास जो इनके रेलिवेंट बनते हैं ना ऑर्डर, वो ऑर्डर है ऑर्डर 27 जो है वो गवर्नमेंट से रिलेट कर रहा है।
इंटर प्लीडर सूट जो है वो ऑर्डर 35 है। ये एलियंस वाला ना मैंने वैसे लिखा हुआ है, मैं आप लोगों को बाद में कंफर्म करती हूँ ये कौन सा ऑर्डर है, ठीक है। उसके बाद हम आ जाती हैं स्पेशल प्रोसीडिंग के ऊपर। स्पेशल प्रोसीडिंग में हमारी एडीआर की सारी प्रोसीडिंग आनी है। इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना सेक्शन, वो सेक्शन 89A है। ये जो हमारे एमसीक्यू पेपर होते हैं उसके अंदर भी आ सकता है ये 89। वैसे अभी ये बताने का यहाँ पे मकसद ये है कि आप लोगों ने इनको इस तरीके से पढ़ना है। और उसके अलावा ना हमारा ऑर्डर 9A और 9B भी इसके साथ आ सकता है। फिर हमने आ जाना अपील्स। अपील्स के लिए ना हम लोगों ने अपना ऑर्डर 41, 42, 43, 44 और 45 इन सबको देखना है। इन सबको देखने के बाद हमें यह पता चलेगा कि अपील 5 तरह से हम लोग कोर्ट में ना लेके जा सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास अपील होती है, अपील सबसे पहले हमारे पास अपील होती है 41 के तहत, वो होती है अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिग्री। फिर दूसरे नंबर पे हमारे पास आती है अपील फ्रॉम एपलेट डिग्री। तीसरे नंबर पे आती है अपील फ्रॉम ऑर्डर्स। चौथे नंबर पे पाउपर अपील, इसको आप लोग ना लिख ले, ओमिट हो गया ये 2018 से। और पांचवें नंबर पे है अपील टू द सुप्रीम कोर्ट। फिर रेफरेंस, रिव्यू और रिवीजन, इन तीनों के लिए हमारे पास ऑर्डर है ऑर्डर 46, 47, ठीक है। और उसके बाद स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू हाई कोर्ट के हाई कोर्ट किस तरीके से रूल्स बना सकता है। जैसे हमारे पास 2018 की अमेंडमेंट आई थी ना, वो इसी पार्ट 9 की वजह से ही आई थी, ठीक है। और ये 10 को भी आप लोग इसके साथ मिला लें। और मिसलेनियस में कुछ बातें उन्होंने एक्स्ट्रा बताई हुई हैं, जैसे इनहेरेंट पावर ऑफ ज्यूरिसडिक्शन और इस तरीके की, ठीक है। ये बेसिक स्ट्रक्चर था। अब मैंने इसी सारे को ना फॉर्मुलेट किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब आप ये देखें कि इसको अगर हमने सीपीसी को ब्रॉडली 3 हिस्सों में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक ये ऑर्डर 1 से लेकर 20 और उसके साथ 39। 39 इसलिए क्योंकि जब हम सूट फॉर परमानेंट इंजंक्शन दायर करते हैं ना, तो उसके साथ हम 39 की एप्लीकेशन देते ही देते हैं कि रूल 1 और 2 के अंदर, इसके अंदर ना आपको टेम्परेरीली रोका जाए। अच्छा, इसके तीनों ग्राउंड्स ना याद रखिएगा, क्योंकि उसके बाद हमारे पास दूसरा पोर्शन आता है ऑर्डर 21 और दूसरा है हमारे पास ऑर्डर 40। 21 के अंदर पूरी की पूरी एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग है और 40 के अंदर हमारे पास ना हमारा अपॉइंटमेंट ऑफ लोकल कमीशन, सॉरी, अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर की बात है। रिसीवर एक ऐसा शख्स होता है जिसको कोर्ट अपनी मर्जी से अपॉइंट करती है किसी भी प्रॉपर्टी के लिए। ये बिफोर द जजमेंट एंड डिक्री भी पास हो सकता है और आफ्टर द जजमेंट एंड डिक्री भी पास हो सकता है। इसके साथ आप लोग लिख लें स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का सेक्शन 44, क्योंकि बेसिकली अपॉइंटमेंट ऑफ लोकल, सॉरी, अपॉइंटमेंट ऑफ ये जो होता है ना, क्या नाम लेते हैं इसके, रिसीवर, इसकी अपॉइंटमेंट का लॉ उधर है। तो यहाँ पे आप लोग सार लिख लिए एसआरए का सेक्शन 44। और जब आपने एसआरए पढ़ना तो उसमें वो लिखा होगा कि इसका प्रोसीजर वही है जो सीपीसी में चल रहा है, तो वो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद ये हमारे पास तीसरा पोर्शन आता है। तीसरे को भी अगर हम फर्दर 2 चीजों में डिवाइड करना चाहें तो एक हमारे पास प्रोसीडिंग्स आती है 22 से लेकर 38 तक। ये जनरल चीजें हैं और ये ऐसी चीजें हैं वो कभी भी इस्तेमाल हो सकती हैं। और दूसरी इसमें कौन से सूट्स हैं, वो वाले स्पेशल किस्म के सूट्स हैं जो बेसिकली बाकी का सारा प्रोसीजर तो सीपीसी वाला ही एप्लीकेबल होगा जो हमारे पास यहाँ पे ऑर्डर 1 से लेकर ऑर्डर 20 तक था। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि क्या है कि अगर हमने उनको उसके ऑर्डर के अकॉर्डिंग चेंज ना किया तो हमारा सूट मेंटेनेबल नहीं है। अब इसकी मैं आपको यहाँ पे 2 मिसालें देती हूँ। एक ऑर्डर 32 है हमारे पास, जब एक बच्चा होता है और उस या फिर कोई अनसाउंड माइंड पर्सन होता है, उसने कोर्ट में आके सूट करना होता है। अगर उसने करना होता है तो कोई ना कोई उसका रिप्रेजेंटेटिव होता है, नेक्स्ट फ्रेंड, जिसके जरिए वो सूट करता है, और एक और दूसरा उसके साथ शख्स होता है। अगर वो बंदा आया है तो उस बंदे ने बच्चे को रिप्रेजेंट किया कोर्ट के अंदर, ठीक है। एक मिनट रुकिएगा, मैं आपको एग्जैक्ट बताती हूँ। ऑर्डर 1 to 20 नेक्स्ट फ्रेंड है ना जी, जो नेक्स्ट फ्रेंड होता है ना, प्लीज अपने आप को सब लोग ना म्यूट रखें। जो नेक्स्ट फ्रेंड होता है ये प्लेंटिफ के लिए आता है और जो गार्डियन एड लिटम होता है ना वो डिफेंडेंट के लिए आता है। अब अगर किसी भी शख्स सूट के अंदर प्लेंटिफ्स की लिस्ट में कोई एक शख्स बतौर नेक्स्ट फ्रेंड नहीं आया बल्कि उन्होंने माइनर को ही प्लेंटिफ बना दिया, तो वो सूट तब तक नहीं चलेगा
जब तक उस माइनर की जगह पे कोई नेक्स्ट फ्रेंड नहीं आ जाता। और अगर डिफेंडेंट्स की लिस्ट के अंदर कोई हमारे पास माइनर डिफेंडेंट है, तो फिर तब तक उस सूट को आगे नहीं टेकअप किया जाएगा जब तक उस डिफेंडेंट की जगह पे गार्डियन एंड लिटम नहीं आ जाता। गार्डियन एंड लिटम जो है वो कोई भी शख्स हो सकता है, अगर उस बच्चे के लिए पहले से कोई रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट हुआ है कोर्ट से, ठीक है, वो भी हो सकता है, और कोर्ट अपनी मर्जी से किसी भी फिट पर्सन को उसके लिए ना अपॉइंट कर सकती है। इसमें बेसिकली ये होता है कि वो बंदा उस बच्चे का इंटरेस्ट को देखे कि आया कि इसके साथ कोई ज्यादती वगैरह तो नहीं हो रही, इसके खिलाफ कोई डिग्री आ गई है, अगर वो एक मेजर होता तो अपने आप को ना उसने डिफेंड कर पाना था। ये सिर्फ इसके अंदर प्रोसीजर का फर्क है। आगे जो बाकी का सारा चलना है ना, मतलब पार्टी किस तरीके से बनानी है, तो हम ऑर्डर 32 को इस तरीके से लेंगे, लेकिन बाकी का जो प्रोसीजर है ना, कि जब उसको नेक्स्ट फ्रेंड या गार्डियन एड लिटम के जरिए अपॉइंट कर दिया गया, तो फिर हमने रिजोर्ट करना ऑर्डर 1 से लेकर 20 तक। तो मीनिंग देयर बाय कि यहाँ पे ये जो चीजें हैं, जो गवर्नमेंट का सूट है, हाँ गवर्नमेंट के सूट के अंदर भी ये होता है कि हमने नोटिस जो है ना वो 2 माह पहले कोर्ट की तरफ से देना, सॉरी प्लेंटिफ की तरफ से ना डिफेंडेंट को देना होता है। अगर हम लोगों ने प्लेंटिफ की तरफ से अगर हमने वो नोटिस नहीं दिया, तो फिर क्या होगा, जो डिफेंडेंट यानी कि जो गवर्नमेंट होगी ना, उसको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा, और या फिर उस शख्स को ना मजीद नहीं मिल सकते। अच्छा, अब अगर गवर्नमेंट का है तो गवर्नमेंट की तरफ से क्या होगा कि गवर्नमेंट को हमने पहले नोटिस देना है, और नोटिस देने के बाद जो पार्टी होगी ना वो आगे सूट को चलवाएगी। ठीक होगी बात। अब बाकी का जितना भी प्रोसीजर है वो फिर 1 से लेकर 20 तक, मतलब कहने का ये है, चाहे वो किसी भी किस्म का सूट हो, सूट अगेंस्ट गवर्नमेंट हो, सूट बाय और अगेंस्ट अनसाउंड पर्सन हो, माइनर हो, या फिर बायो अगेंस्ट कॉपरेशन हो, किसी भी किस्म का सूट हो, उसमें जो रेलिवेंट ऑर्डर के अंदर बातें 2-4 लिखी हुई है ना, उनको सिर्फ उस स्टेप के अंदर हम लोगों ने ना चेंज करना है। उसके अलावा जो सारा का सारा प्रोसीजर होगा ना, वो ये पीछे वाला ही होगा। इसकी मैं आप लोगों को एक और मिसाल दे देती हूँ। जब हम ऑर्डर 39 रूल 1-2 की एप्लीकेशन देते हैं, अगर तो कोई आम शख्स है ना, प्राइवेट पर्सन, तो उसके अंदर ना, जी मैं कर दूंगी, तो उसके अंदर प्राइवेट पर्सन जो होता है ना, उसको 1 दिन का नोटिस का टाइम दिया जाता है। यानी कि अगर मैंने आज नोटिस जो है वो कोर्ट के सॉरी स्टे की एप्लीकेशन दी है, तो 1 दिन का नोटिस होगा, और फिर दूसरे दिन ना मैं क्या नाम लेते हैं सुनी जाऊंगी। लेकिन इसी तनाजुर में अगर जो पार्टी है वो गवर्नमेंट है दूसरी, तो फिर दूसरी साइड पे 2 से लेके 7 दिन तक टाइम दिया जाएगा कि भाई आपको तब तक स्टे ग्रांट नहीं किया जाएगा, इवन इंटरम नेचर का भी हो, जब तक दूसरी साइड को नोटिस आपने ना करवा दिया। अच्छा, इसमें ये शर्त नहीं है दूसरी साइड से पार्टी आनी चाहिए, इसमें जस्ट ये है कि आप लोगों की साइड से ना सर्विस ऑफ नोटिस हो जाना चाहिए। बाकी का फिर कोर्ट बाद में देखेगी कि अच्छा अर्जेंसी क्या है हमें, या किस तरीके से आगे चलना है। उसके बाद हमारे पास इसी का ही जो बी पोर्शन है ना, वो है 41 से लेके 50। ये स्पेसिफिकली हमारी अपील, रिव्यू, रिवीजन, इन सब चीजों से ना डील करता है, रेफरेंस वगैरह। ठीक है, अब ये था आप लोगों के लिए बेसिक चीजें, कि अगर आप लोगों ने सीपीसी को अपने माइंड में क्लियर रखना है कि इतना ये जनरल प्रोसीजर है, ये उसकी एग्जीक्यूशन के लिए है, और ये जो स्पेसिफिक नेचर के सूट्स हैं, और ये जो है ये अपील वगैरह के लिए इस्तेमाल होगा, और ये सिर्फ कहीं कहीं पे इस्तेमाल होंगे, हर जगह पे जरूरी नहीं है इस्तेमाल हो। ठीक है, लेकिन जो स्पेसिफिक किस्म के सूट हैं वहां पे ये चीजें इस्तेमाल होंगी। यहाँ तक प्लीज मुझे बताइएगा, समझ आ गई आप लोगों को? यस मैडम। नेक्स्ट हमारे पास है पोर्शन नंबर 1। अब ये ऑर्डर 1 से लेके ना ऑर्डर 50 तक, ये हम आहिस्ता आहिस्ता करके देखते हैं कि अगर हमारे पास हमारी प्रोपोजिशन बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है, तो उसके अंदर क्या चीज लिखी होगी, तो हमने कौन सा ऑर्डर वहां पे अप्लाई करना है। ठीक है, अब इसके अंदर ऑर्डर 1 जो है ना, हाँ एक और जरूरी बात, ये जो ऑर्डर नंबर है ये आपने रोमन में लिखना है, वहां पे ये 1-2 नहीं चलेगी गिनती वाली। ठीक है, वहां पे रोमन नंबर में चलेंगे, क्योंकि हमारी जो सीपीसी है ना उसके अंदर सारे रोमन्स के अंदर ही लिखे हुए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आते हैं कि अगर तो वो हमारी जो प्रोपोजिशन है ना वो किसी भी किस्म के पार्टी टू सूट से रिलेट कर रही है, मतलब या वो प्लेंटिफ के गिर्द घूम रही है,
या डिफेंडेंट की गिर्द घूम रही है, या किसी नेसेसरी एंड प्रॉपर पार्टी के बारे में वहां पे जिक्र है, या फिर वहां पे परफॉर्मर डिफेंडेंट के बारे में जिक्र है, या रिप्रेजेंटेटिव सूट के बारे में जिक्र है, जिसके अंदर वो ये कह रहा है कि ये जो शख्स है ना, इसने कोर्ट में रिप्रेजेंटेटिव सूट दायर किया लेकिन ये बंदा पार्टी नहीं था। मतलब हमने डायरेक्ट जाना तो प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के ऊपर है, लेकिन वो किसी ना किसी रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर को ना उसमें बेस बना रहा है, या फिर वो ये कह रहा है कि बहुत ज्यादा प्लेंटिफ्स हैं, उनके बिहाफ पे एक बंदा ना प्लेंटिफ उनको रिप्रेजेंट कर लिया और इसने कोई काम किया है। इसी तरीके से ही हमारे पास बहुत ज्यादा डिफेंडेंट्स हैं और उन डिफेंडेंट्स ने क्या किया कि उन डिफेंडेंट्स में से एक बंदे को हम लोगों ने दिया क्या नाम लेते हैं, पावर ऑफ अटर्नी अपनी तरफ से, या कुछ भी साइन करके एक ऑथराइजेशन लेटर दे दिया, तो डिफेंडेंट ने ये काम किया। मतलब अगर प्लेंटिफ या डिफेंडेंट के हवाले से इन सब में से किसी भी पोजीशन में केस आ जाए ना प्रोपोजिशन में, तो आप लोगों ने ऑर्डर 1 को डील करना है, ठीक है। ऑर्डर 1 के अंदर ना हमारे पास बेसिकली जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, वो रूल 1 है, रूल 3 है कि किस तरीके से, 1 मिनट रुकिएगा मैं ये खोल लूं सीपीसी। अब ये देखिए हमारे पास ऑर्डर 1 है ना, तो इसके अंदर अगर हम लोगों ने ये देखना है कि हु मे बी ज्वाइंड एज प्लेंटिफ, ऑर्डर 1 का रूल 1, रूल 3, और उसके अलावा है हमारे पास ये मिस ज्वाइंडर, नॉन ज्वाइंडर 9, 10, और इसके साथ ये जो 13 रूल, ठीक है। उसके अलावा रूल 12 है और रूल 8 है। अब अगर हम लोग सवाल देखें ना इसमें से, तो 3 किस्म के सवाल इसमें से बन सकते हैं, यानी कि किन किन को हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं एज अ प्लेंटिफ और एज अ डिफेंडेंट, कौन रिप्रेजेंटेटिव सूट के तो सूट के अंदर आ सकता है, और इसके साथ वो कंफ्यूज करने के लिए रूल 12 को भी पूछ सकता है। क्यों रूल 12 को पूछ सकता है? क्योंकि रूल 12 में मैंने जो अभी आपको एग्जांपल दिया ना कि बहुत ज्यादा प्लेंटिफ्स होंगे जो कि एक ही प्लेंटिफ के जरिए रिप्रेजेंट किए जाएंगे, क्योंकि इन सब ने अपनी तरफ से एक ऑथराइजेशन लेटर वगैरह उसको दे देना है, या फिर बहुत ज्यादा डिफेंडेंट्स होंगे और उन लोगों ने एक ही डिफेंडेंट को अपनी तरफ से ऑथराइजेशन लेटर दे देना। तो ये सारा कुछ ना रूल 12 के साथ डील करता है, इसको आप लोगों ने रूल 8 के साथ मिक्स नहीं करना। रूल 8 जो है वो इंडिपेंडेंट अपनी हैसियत रखता है इस तरीके से कि ये है कि अगर बहुत ज्यादा लोगों का इंटरेस्ट है एक प्रॉपर्टी के अंदर, और वो सब लोगों का इंटरेस्ट जो है ना इस प्रॉपर्टी की, सबसे ज्यादा आसान एग्जांपल है हमारे पास शामलाट दे की। अब ये जो एक शख्स है ना, ये सूट दायर करता है लेकिन इन सबको रिप्रेजेंट कोर्ट में कर रहा है। इसी तरीके से डिफेंडेंट साइड से भी ऐसे ही हो सकता है कि एक ही शख्स इन सबको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो फिर क्या होगा, हम लोगों ने रूल 8 में आना, रूल 12 के अंदर नहीं आना। इसका आप लोगों ने डिफरेंस अपने पास क्लियर रखना है। ये डिफरेंस आप लोगों को समझ आ गया? मैम रिपीट कीजिएगा जी मैम। डिफरेंस। रूल 12 के अंदर हम लोगों ने तब जाना है जब बहुत ज्यादा प्लेंटिफ्स को सूट के अंदर प्लेंटिफ बनाया हुआ है और उनको कोई एक बंदा उसको ऑथराइजेशन दे दी गई है और उस बंदे ने आगे जाके कोर्ट में रिप्रेजेंट करना है। लेकिन जो रूल 8 है ना, उसके अंदर बहुत ज्यादा लोगों का उसके अंदर ना हक इन्वॉल्व है, कोई राइट इन्वॉल्व है। लेकिन वो जो बहुत ज्यादा लोग है ना, उनमें से कुछ लोग कोर्ट में आए हैं या 1 या 2 लोग आए हैं, और वो रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर में, मतलब कि वो लोग इंडिपेंडेंटली कोर्ट में नहीं आए, वो लोग अभी अपने गांव में ही बैठे हुए हैं, ठीक है, या मोहल्ले में ही बैठे हुए हैं।
उनको ये बंदा कोर्ट में आके ना रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसके लिए हमारे पास एक प्री कंडीशन ये होती है कि वो जो रिप्रेजेंटेटिव होता है ना वो पहले नोटिस देता है उन सब लोगों को जिसका इसमें राइट इन्वॉल्व है। अब अगर तो वो लोग उस नोटिस के जरिए अच्छा ये नोटिस दो तरीके से दिया जा सकता है। अगर तो वो लोग कम लोग हैं ना तो फिर ये होगा कि उनको इंडिपेंडेंट नोटिस जाएंगे जैसे हम लोग नोटिस भेजते हैं। और अगर वो इतने ज्यादा लोग हैं कि उनके लिए ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, जैसे 100 लोग हैं 150 लोग हैं, उनको देना पॉसिबल नहीं है, तो जो उनके इलाके का मोड ऑफ कम्युनिकेशन होगा ना कि अगर वहां पे कोई अखबार चलता है लोकल या फिर मस्जिद में आप ऐलान करवा सकते हो, तो इस तरीके का मोड अपनाया जाएगा ताकि सब लोगों तक पता चल जाए। अब वो जिन लोगों को पता चल गया ना कि अच्छा ये बंदा हमारे बिहाफ के ऊपर कोर्ट में गया हुआ है, तो फिर क्या होगा कि वो लोग अगर कोर्ट में आना चाहे तो आके पार्टी बन सकते हैं। और पार्टी बनने के लिए वो 110 की एप्लीकेशन देंगे कि भाई हमें पार्टी बना दें। और अगर वो लोग पार्टी नहीं बनना चाहते, ठीक है, तो फिर वो उसी को ही सूट चलने रहने दिया जाएंगे। बात ये है कि जब तो इन सब लोगों के नोटिस में ये एग्जैक्ट बात आ गई है ना कि हाँ ये सूट चल रहा है और ये सब लोग रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं इस एक ही वजह से कोर्ट में, और इसकी जो डिग्री है ना फिर इन सब के ऊपर इन्फोर्सेबल होगी। लेकिन अगर इन सबको इस चीज का नोटिस नहीं है ना तो फिर इनकी जो डिग्री है ना वो इन चीजों के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगी, इन्फोर्स नहीं होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अपने ऑर्डर 2 की तरफ। ऑर्डर 2 में है फ्रेम ऑफ सूट। फ्रेम ऑफ सूट का ये मतलब है कि अगर किसी ने कोई क्लेम मांगा है कोर्ट से, ठीक है, क्लेम मांगा है और उसके अंदर या तो कॉज ऑफ एक्शन की बात कर रही है या रिलीफ क्लेम की बात कर रहे हैं, तो हम लोगों ने ना अपने ऑर्डर 2 के अंदर आ जाना है। और ऑर्डर 2 में हम लोगों ने इसलिए आना है क्योंकि हमारे पास कैटेगोरी यहाँ पे मेंशन्ड है कि अगर कोई भी शख्स है ना उसने कोर्ट में सूट लेके जाना है तो उसका जो सूट होगा ना ये वाला, उसके अंदर होल क्लेम इंक्लूड होना चाहिए। अगर कोई भी शख्स उस डेट के ऊपर होल क्लेम रखता हुआ हो तो फिर क्या होगा, और उसने कोर्ट से मांग लिया तो ये बात ठीक है। लेकिन अगर उसने कोई पार्ट उसमें से क्लेम को छोड़ दिया, या तो इसलिए कि उसने कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में लाना है केस, या फिर इसलिए कि उसने जानबूझ के छोड़ा कि भाई एक बार मैं ये डिग्री ले लूं फिर तंग करने के लिए मैं इसके कोर्ट के पास ना यहाँ पे दोबारा आऊंगा और ये डिग्री लूंगा, ठीक है, तो फिर क्या होगा कि ये जो होल क्लेम की प्रोविजन है ना इसके ऊपर लग जानी। और इसके साथ आप लोग ना सेक्शन 11 भी लिख ले, वो है रेस जुडिकाटा। कि अगर एक बार हमारे पास एक डिग्री आ गई है, ठीक है, और उस डिग्री की वजह से ये हुआ है कि एक बार केस डिसाइड हो गया है किसी भी काज ऑफ एक्शन की वजह से, तो फिर अब दूसरी बार उसी सेम काज ऑफ एक्शन की वजह से जो बंदा उस टाइम पे हमारे पास मांग सकता था ना रिलीफ्स वगैरह, उसने नहीं मांगे, वो क्लेम नहीं मांगे, तो फिर दूसरी बार उसके जो ये इस हद तक ना कि मुझे वो वाला रिलीफ चाहिए जो मैंने यहाँ पे छोड़ा हुआ था, उस चीज को एंटरटेन नहीं किया जाएगा। ठीक है, अच्छा इस ऑर्डर 2 में क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक है कॉज ऑफ एक्शन का ज्वाइंडर और दूसरा है हमारे पास रिलिंक्वेश। ये ऑर्डर 2 रूल 2, ऑर्डर 2 रूल 2 जो है ना ये हमारे पास क्लेम के बारे में बात कर रहे हैं, और जो ऑर्डर 3 है वो ऑर्डर 2 रूल 3 जो है वो हमारे पास कॉज ऑफ एक्शन के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, कि किस तरीके से कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुई थी और एक बंदा एक यहाँ पे एक कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुई और यहाँ से वो इसका ना क्लेम और रिलीफ मांग सकता है। ठीक है, अब इसने क्या करना है कि इसने कोर्ट में जाते वक्त ना ये मांगना है। लेकिन अब अगर ऐसी बात है कि यहाँ पे 2 से 3 कॉज ऑफ एक्शन है एक टाइम पे और उनको अगर कल को कंसोलिडेट किया जाए तो उसमें से सेम नेचर के क्वेश्चंस अराइज होंगे, तो फिर वो इसको ना कंसोलिडेट भी किया जा सकता है। हमारे पास ना यहाँ पे 6 एक रूल ऐड हुआ है, वो यहाँ पे आप लोग लिख ले। वैसे मैं क्लास के बाद ना आप लोगों के साथ अमेंडमेंट्स वगैरह शेयर कर दूंगी, तो आप लोग ना उनको भी एक बार देख लीजिएगा। और यहाँ पे लिख लें ऑर्डर 6 से, उसका मतलब होता है कंसोलिडेशन ऑफ सूट्स, कि अगर 2 कोर्ट्स के दरमियान डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट सूट्स जो हैं वो पेंडिंग पड़े हुए हैं लेकिन उनका पार्टीज भी सेम है, उनके अंदर कॉज ऑफ एक्शन भी सेम है, रिलीफ वगैरह भी सेम है, सब्जेक्ट मैटर भी सेम है, तो कोर्ट जो है वो उनको कंसोलिडेट कर सकती है। ठीक है, पहले हमारे पास सिर्फ रेमेडी थी सेक्शन 10 और 11 की,
कि अगर सूट पेंडिंग है तो सेक्शन 10 लग जाएगा, स्टे करवा देंगे, अगर सूट डिसाइड हो चुका है तो हम सेक्शन 11 लगवा देंगे। लेकिन अब जो हमारे पास सेक्शन 10 है ना, इसकी ऑपोजिट साइड पे हमारे पास एक और रेमेडी आ गई है, ऑर्डर 2 रूल 6 से, ठीक है। ये इस वजह से आई है कि अगर पार्टीज की मेला फाइडे है तो फिर क्या होगा कि सॉरी बोना फाइडे है, तो वो ये चाहते हैं कि भाई ये सूट डिस्पोज ऑफ हो सही तरीके से, कोर्ट इसे मेरिटोरियसली डिसाइड करे, तो फिर क्या होगा, कोर्ट उनको कंसोलिडेट भी कर सकते हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो डिफरेंट किस्म के कोर्ट्स में है या फिर एक ही कोर्ट के अंदर ये चीजें मौजूद है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी सबा। मैडम ये बताइएगा कि जब पार्टीज भी सेम है, कोर्ट भी मतलब दो डिफरेंट कोर्ट्स में जो है ना उनका सूट्स चल रहे हैं, पार्टीज वगैरह सारा कुछ सेम है, काज ऑफ इशू भी सेम है, तो फिर वो क्या उन्होंने पार्टीज ने एप्लीकेशन देनी है कोर्ट को और फिर कोर्ट करती है, कोर्ट अपने बिहाफ पे जो है ना वो एक ही कोर्ट पे उनको। हाँ जी, ये दोनों तरीकों से हो सकता है। अगर कोर्ट को एक ही कोर्ट के अंदर पेंडिंग है ना, और कोर्ट को वाकई लगता है कि ये लोग तो मेरे सामने बार बार ही पेश हो रहे हैं, तो कोर्ट अपने आप से भी कर सकती है। अगर दो डिफरेंट कोर्ट्स में पड़े हुए हैं तो एक पार्टी ने एप्लीकेशन दे सकती है, या किसी भी तरीके से कोर्ट के अपने नोटिस में ये बात आ जाती है कि अच्छा ये सूट यहाँ पे चल रहा है तो वो किसी और कोर्ट में भी चल रहा है, तो भी कोर्ट मतलब दोनों तरीकों से कर सकती है, अपनी मर्जी से भी और पार्टीज की एप्लीकेशन से भी। अच्छा ठीक है, थैंक तीसरी, यू। जी ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पे हमारे पास ये आता है प्लीडर्स एंड रिकॉग्नाइज्ड एजेंट। इसके अंदर अगर किसी वकील की बात आ गई तो उसका मतलब होगा प्लीडर, रिकॉग्नाइज्ड एजेंट अगर कोई बंदा ऑथोराइज किया गया है। अब इसमें किस तरीके से आ सकता है कि प्लीडर ने खुद से अपनी मर्जी से विड्रॉ किया केस, तो भाई बताओ इसका क्या होगा। अगर तो उसको कोर्ट की उस क्लाइंट की तरफ से इंस्ट्रक्शंस थी ना, तो वो विड्रॉ कर सकता था प्लीडर, और अगर क्लाइंट की तरफ से इंस्ट्रक्शन नहीं थी तो फिर क्या होगा कि वो जो है ना प्लीडर, वो इसको विड्रॉ नहीं कर सकता था, क्योंकि अब उसने ऐसा काम कर लिया, विड्रॉ कर लिया। यहाँ पे कोर्ट में वो बंदा आएगा खुद एप्लीकांट बन के अब दोबारा से, और वहां पे दरख्वास्त देगा और इस चीज को साबित करेगा कि मैंने प्लीडर को ये इंस्ट्रक्शन नहीं दी थी कि ये सूट को विड्रॉ करे। तो फिर कोर्ट उसका, अगर तो कोर्ट इससे सेटिस्फाई होगी तो फिर ना प्लीडर का एक्ट जो है वो उसको खत्म करके और फिर उसका जो सूट है ना वो आगे चलाएगा। अदरवाइज 99% केसेस में ऐसा कुछ नहीं होता। और दूसरी ये बात है कि इसके साथ फिर प्लीडर के खिलाफ ना पंजाब बार काउंसिल में एक एप्लीकेशन दी जाएगी कि इस बंदे ने ये गलती की है, और उस एप्लीकांट ने ना, यानी कि जो असल में प्लेंटिफ था या डिफेंडेंट था जिसके बिहाफ पे वो जो सूट है वो विड्रॉ हुआ है, उसने अपनी गुड इंटेंशन दिखाने के लिए ये एप्लीकेशन भी साथ लगानी है कि भाई मैंने प्लीडर के खिलाफ ना पंजाब बार काउंसिल में ये एप्लीकेशन भी दी है और वहां पे ये चीज पेंडिंग है और वो बंदा वहां पे अपेयर हो रहा है, तो ही आपकी बात मानी जाएगी, ठीक है। ये एक एक्स्ट्रा चीज थी। अब इसके अंदर हमने जो प्लीडर का पढ़ना है ना, जो ये हमारा सूट है, सूट के अंदर हम लोगों ने प्लीडर के बारे में पढ़ना है ऑर्डर 3। ऑर्डर 3 को अगर हम लोग देखें ना यहाँ पे बेसिकली, तो इसके अंदर 6 हैं टोटल। इसके अंदर रूल 4 है। रूल 4 के अंदर ना उसने हमें दो तरह की चीजों के बारे में बताया हुआ है, एक पावर ऑफ अटर्नी और एक है मेमोरेंडम ऑफ अपेरेंस। पावर ऑफ अटर्नी जो वो हमारा वकालतनामा होता है, और जो होता है ना मेमोरेंडम ऑफ अपेरेंसी, जिसको हम मीमो या मेमो आम जुबान में कहते हैं कोर्ट के अंदर, ये ना हमारा एक दरख्वास्त होती है। ये पूरे के पूरे सूट दायर करने के लिए, मतलब जो पावर ऑफ अटर्नी है ना, ये पूरे का पूरा सूट दायर करने से लेके टिल अपील, ये सारा कुछ यहाँ पे इसी की वजह से चलता है और इसी ने ही आगे तक लेके जाना सूट को। लेकिन जो मेमोरेंडम ऑफ अपील है ना, ये सिर्फ एक डेट ऑफ हियरिंग के लिए होता है, ठीक है। और अगर कोई बंदा एक्स्ट्रा कोर्ट में आ गया और उसने कुछ प्लीड करना है कोर्ट के सामने, तो जब तक वो बंदा अपनी तरफ से मेमोरेंडम ऑफ अपेरेंस देगा और कोर्ट से इजाजत लेगा तो ही उसे कोर्ट में बोलने की इजाजत होगी उस केस के अंदर। अगर उसको नहीं दिया जाता, अगर वो शख्स मेमोरेंडम ऑफ अपेरेंस नहीं देता तो फिर उसको ये चीज की इजाजत भी नहीं मिल सकती। लेकिन इस चीज में एक चीज की एक्सेप्शन है, जैसे हमारे चैम्बर्स होते हैं, हम लोग जूनियर हैं सारे, ज्यादातर हम में से, तो वो जो जूनियर्स हैं जब वो सीनियर के बिहाफ के ऊपर
कोर्ट में पेश हो रहे हैं, तब हमें मेमोरेंडम ऑफ अपेयरेंस देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब ये किसी भी तरीके से प्रोपोजिशन में पूछा जा सकता है कि भाई आप बताओ कि ये प्लीडर था, प्लीडर की जगह पे उसका जूनियर आया तो उसका क्या बनेगा, तो उसका यह है कि उसको मेमोरेंडम ऑफ अपेयरेंस देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर उसकी जगह पे कोई और सीनियर काउंसिल आके जो कि उससे बिल्कुल इररेलेवेंट है वो आके बहस वगैरह करना चाहता है तो उसको मेमोरेंडम ऑफ अपेयरेंस देना पड़ेगा और इसके ऊपर साइन होने लाजमी है वकालतनामे के ऊपर, और इसके ऊपर टिकट 2 रुपए की लगती है, वो लाजमी हम लोगों ने लगानी होती है। उसके बाद हम लोग अगर आ जाए एजेंट्स, अब अच्छा इन दोनों में ना आप लोगों ने फर्क लाजमी याद रखना है। एक होता है रिकॉग्नाइज्ड एजेंट और दूसरा होता है एजेंट टू एक्सेप्ट सर्विस। ये जो रिकॉग्नाइज्ड एजेंट है ना, इसको जब एक प्लेंटिफ ने या डिफेंडेंट ने अपॉइंट किया है ना, तो उसने कहा कि तुम मेरे बिहाफ पे एक्ट कर सकते हो, प्लीड कर सकते हो, अपॉइंटमेंट किसी भी वकील की कर सकते हो वगैरह वगैरह, मतलब जो भी रूल 2 में लिखा हुआ है वो यहाँ पे सारे के सारे काम कर सकते हैं। लेकिन जो रूल 6 है ना, ये स्पेसिफिकली इसलिए है कि वो एजेंट सिर्फ नोटिस रिसीव करेगा, जैसे मिसाल के तौर पे, और वो भी नोटिस उस केस में जिसके लिए उसको अपॉइंट किया गया, ठीक है। अब यहाँ पे ना एक और चीज समझ ले, अगर एक बंदा है उसका एक बिजनेस चल रहा है, ठीक है, और उस बिजनेस, एक लाहौर में उसका बिजनेस चल रहा है और एक चल रहा है फैसलाबाद में। अब यहाँ पे भी वो राइस का काम कर रहा है और यहाँ पे भी वो राइस का काम कर रहा है। अब एक उसका घर है और यहाँ पे ना ट्रेस पास नुइजेंस कर लिया, नुइजेंस वगैरह का केस आ गया कि इसने अपने हमसायों के खिलाफ ना नुइजेंस किया, ठीक है। तो आप पता नहीं पता क्या होगा, अगर तो वो है ना क्या नाम लेते हैं राइस के हवाले से, उसके बिजनेस के हवाले से क्या नाम लेते हैं, कोई भी नोटिस जाना है तो या तो उसको फैसलाबाद में सर्व करवाया जा सकता है और या फिर लाहौर में सर्व करवाया जा सकता है। लेकिन किसी भी सूरत में चाहे उसका घर का ये जो नुइजेंस का केस है ना, इसका नोटिस ना तो ये फैसलाबाद में करवाया जा सकता है सर्व, और ना ही उसके प्लेस ऑफ बिजनेस में करवाया जा सकता है, ठीक है। ये वैसे हमारे ऑर्डर 5 का कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये मैं आप लोग को समझा इसलिए रही हूँ क्योंकि यहाँ पे पहले आ गया है एजेंट टू एक्सेप्ट सर्विस। तो एजेंट का स्पेसिफाई आपने करना है कि यहाँ पे जो मैनेजर वगैरह बैठा होगा वो उसका एजेंट ही समझा जाएगा अगर उसे एक्सप्रेसली नहीं कहा गया। अच्छा, अब यहाँ तक आप लोगों को पता चल गया कि अगर हम लोगों ने स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए एजेंट को अपॉइंट किया गया है तो वो वहां पे ही उसकी सर्विस करवाई जा सकती है, लेकिन उसकी रेलेवेंट जगह पे ना सर्विस नहीं करवा सकती। और दूसरी ये बात है कि अगर उसका चावल का यहाँ पे कारोबार है लेकिन उसने एक्सप्रेसली किसी बंदे को ना अपॉइंट नहीं किया, तो ये फिर डीम किया जाएगा कि वो जो बंदा है ना, जो उसका वहां पे मैनेजर है, वो उसका एजेंट है, ठीक है। और उसके ऊपर अगर सर्विस हो गई है ना उसी बिजनेस के हवाले से, ठीक है, ना कि ये घर की नुइजेंस के हवाले से, तो फिर ना वो इसका नहीं हो सकता रिसीवर ऑफ द नोटिस या समन रिगार्डिंग एनी केस, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्डर 4, एक मिनट रुकिएगा। ये ऑर्डर 4 में इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट के लिए ना आप लोगों ने ना यहाँ पे अपने बुक के ऊपर जिन लोगों ने लगाए हुए हैं, ठीक है, अदरवाइज ये ना थोड़ा सा चेंज हो चुका है पहले से ऑर्डर, ठीक है। इस ऑर्डर में जो बेसिक स्ट्रक्चर इसका जो चेंज आया ना, अच्छा ये वाली ना मीटिंग खत्म होने लगी है, हम दूसरी मीटिंग शुरू करते हैं, रुकिएगा।